कौन चाहता है कि अपने डेथ सर्टिफिकेट पर वो खुद साइन करे। आमतौर पर डेथ सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आप इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन 8,848.86 मीटर की वो ऊंचाई, जो 29,031 फीट की ऊंचाई है, उस पर यदि आपको जाना है तो आपको पहले अपने डेथ सर्टिफिकेट पर स्वयं हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। और ये ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिस पर जाना एक बहुत ही दुर्गम काम है। लेकिन निरंतर जो चैलेंजेस लेने वाले लोग हैं, जो जीवन में चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें दुनिया जिसे देखे, और वो एक पैशन को जीते हैं, उस पैशन के साथ बने रहते हैं। और ऐसे ही एक मध्य प्रदेश की बेटी है जिसने 27 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराया, मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। वो हैं अंजना यादव। दर्शकों नमस्कार। आज के इस खेल समय कार्यक्रम में हम मिलेंगे उस पर्वतारोही से जिसने 8,848.86 मीटर की चोटी पर पहुंचकर भारतीय मान बढ़ाया, हमारे देश का मान बढ़ाया, अपने परिवार का मान बढ़ाया, पूरे प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया। और मध्य प्रदेश की चौथी ऐसी पर्वतारोही बनी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने का काम किया है। मेघा परमार, उनके अलावा भावना डेहरिया, उसके बाद ज्योति रात्रे, और अब उस फेहरिस्त में नाम जुड़ चुका है अंजना यादव का। आज हम इस कार्यक्रम में उनसे जानेंगे कि कैसे एवरेस्ट पर पहुंचे, किस तरह की तैयारियां थी, क्या उनकी दुनिया थी एवरेस्ट में पहुंचने के पहले, क्या उनकी दुनिया एवरेस्ट में पहुंचने के बाद हुई है, और किस तरह से उनका जीवन चला है। अंजना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, और साथ में पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से और हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई इस अनुपम उपलब्धि को अर्जित करने के लिए। और शुरुआत में वहीं से करूंगा। 27 मई 2026 का वो दिन जिसमें तीसरा प्रयास मेरे ख्याल में इस बार आपने किया था। एक 21 मई को, उसके बाद 25 मई को, और फिर अंतिम प्रयास था। उसके बाद फिर 1 साल का समय रहता जब आप वहाँ पहुँचते। तो वहाँ से बताएं कि एवरेस्ट पर पहुँचने का जो दिन था वो किस तरह का था, उसके पहले का दिन कैसा था। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच आपकी सभी टीम को। मेरा एवरेस्ट पर मैंने 3 बार सबमिट किया उसको, बट मेरा नहीं हो पाया। पहला पुश मेरा था 20 मई को, फिर 23 को था, फिर मेरे को 7,500 मीटर से मुझे सेकंड कैंप वापस आना पड़ा, क्योंकि नीचे से दाई का फ़ोन आया कि वेदर अच्छा नहीं है, आपको नीचे आना पड़ेगा। मतलब आप बस फाइनल पुश पे पहुंचने वाले हैं और आपके नीचे से कॉल आ रहा है कि आपको नीचे आना है। तो मतलब इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाना कि मतलब फाइनली आप अपने ड्रीम के पास पहुंच गए हो और बस थोड़ा सा और है और आप पहुंचने वाले हो, और आपसे बोले कोई कि नीचे जाओ। इतना मैंने दाई को रिक्वेस्ट किया, नहीं दाई मैं यहीं रह लूँगी, मुझे नहीं जाना, मैं सबमिट करके ही जाऊँगी। तो दाई मुझसे बोलते शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए तुमको सबमिट ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जैसे तैसे मैं बहुत मतलब रोना आ रहा था बहुत, मैं दाई को बोली नहीं दाई मुझे करके ही जाना। फिर दाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया मुझे, फिर दाई बोलते हम और अच्छा विंडो देखेंगे और आपको फाइनल कराएंगे सबमिट, और आप नीचे आ जाइए। फिर जैसे तैसे मैं नीचे आई, फिर मेरे को फाइनल पुश मिला। 27 पुश किया, मैं 25 को गई। 27 को मैं फाइनल टॉप पर पहुंची, और सुबह 5:24 पर मैं दुनिया की सबसे ऊंचे शिखर पर अपने भारत का तिरंगा लहरा रही थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, मेरा 9 साल का ये सपना मेरा पूरा हो पाया और टॉप पर मैं पहुंच पाई। तो टॉप पर पहुंचना, उसके लिए 3 प्रयास, और जो दाई जिनकी वे बात कर रही हैं वे शेरपा रहते हैं जो आपको उस माउंट एवरेस्ट तक ले जाने के लिए एक सपोर्ट रहता है, और सब कुछ चीज़ें उन पर डिपेंड करती है। आपको उनकी बातों पर ध्यान देना होता है कि वो आपको उन रास्तों पर बताते हैं कि ये रास्ता ख़तरनाक है, यहाँ पर खाइए, यहाँ से चलें। बहुत सी चीज़ें वो साथ में बताते हैं। तो उनका एक बहुत अनुपम योगदान रहता है, अविस्मरणीय योगदान रहता है। और जैसा उन्होंने बताया कि जब दाई ने मना किया कि अब आप वापस आ जाइए, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई, दुख भी हुआ कि क्यों वापस बुला रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने काम को शुरू करता है तो बहुत मेहनत उसके पीछे लगती है। तो आइए उसी बात को जानते हैं कि पहले तो वो बताएं कि जब ऊपर पहुँचे, माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुँचे, जब इतने सारे लोग जाते हैं और आपको वो अवसर मिल गया, दुनिया में ईश्वर ने आप पर वो वरदान दिया कि माउंट एवरेस्ट पर आप पहुँचे। क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ जाते हैं और यदि
डेथ होती है, लौटते में डेथ होती है, तो फिर वो डेड बॉडी कोई उठा के नहीं लाता, वहीं रहते हैं। तो वो माउंट एवरेस्ट पर कितना पल आपने बताया, 5:24 से लेकर कितना टाइम बिताया और फिर वहाँ से वापसी कैसे हुई? मतलब मैं वहाँ पे 5 से 6 मिनट में रुकी, क्योंकि ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते, माइनस टेम्परेचर होता है। और मैं बस वहाँ पे पहुँची, मैं हिलेरी स्टे पहुँची और मुझे टॉप दिखने लगा। मेरे को इतना मतलब एक खुशी होता है ना, खुशी के मारे बस आंसू बंद नहीं हो रहे थे कि इतना मेहनत, 2 मंथ का मेहनत थी वो, वहाँ पे रुके, क्योंकि आपको खाने को नहीं मिल रहा है ना, आपको पानी अच्छा है, और आपको इतना पुश करके आप फाइनल टॉप पर पहुंच गए और आपको टॉप दिख रहा है। तो इतनी वो खुशी के आंसू है ना, मतलब आप रोक नहीं सकते उनको। मतलब वो कि आपकी मतलब 9 साल की आपकी मेहनत फाइनली मतलब रंग लाई है यहाँ तक पहुंचने का। फिर वहाँ पे जो हिलेरी स्टेप है, वहाँ पे 2 इंडियन की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वो आपको क्रॉस करके जाना, तो वो भी थोड़ा दुख होता है कि हम मतलब इंडियन भाई लोग हैं, उनकी बॉडी को क्रॉस करके, क्योंकि वहाँ पे रूट ही नहीं है, तो वो आपको एक मतलब मजबूरी है, आपको वहीं से जाना है। तो वो पल मेरा लिए दुख भी हो रहा था कि हाँ शायद उस टाइम पे मेरे को उस सिचुएशन में मेरे मन में यही चल रहा था कि पता नहीं मेरे साथ भी ये हो ना जाए, इस टाइप से एक सेकंड के लिए आया। बट मेरे को लगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब खुद को पुश किया, अंजना नहीं ऐसा नहीं सोचा, तुझे तू कर सकती है, और तुझे ये सब माइंड में नहीं लाना है कि नहीं तेरी भी डेड, तो तू मर सकती है या जिंदा वापस नहीं आएगी। बट फाइनली पुश किया दाई ने मुझे, क्योंकि हिलेरी स्टेप जो है ना, वहाँ पे रॉक है, तो आपको जंप लेके आपको ऊपर जाना है, नहीं तो आप बार बार फिसल के नीचे आते हैं। तो दाई ने मुझे पुश किया थोड़ा, और मैं ऊपर पहुंची फाइनली। फिर वहाँ पे फाइनल पहुँच के मैंने 5 से 6 मिनट मैंने बिताया वहाँ पे, और बस मैंने अपना ग्लव्स निकाला, क्योंकि बैनर वगैरह और फ्लैग को ऐसे पकड़ने के लिए, तो मेरे हाथ पूरा फ्रीज हो गया था और बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मतलब मैं दाई को चिल्ला रही, दाई मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, दाई मेरे को बहुत चिल्लाए कि तुमको फ़ोटो लेना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तुम्हारी उंगलियाँ कट जाएंगी। और दाई का हाथ भी फ्रीज हो गया। मेरा जो पूरा डाउन सूट था वो पूरा फ्रीज हो गया था, पूरा बर्फ में ढक गया था, तो मेरा जो मोबाइल था वो अंदर ही रह गया था, मैं निकाल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जिप नहीं खुल रहा था। पूरा टेम्परेचर के कारण आपकी जो ऑक्सीजन है उसका जो स्टीम होता है ना, उसके कारण आपका पूरा ये बर्फ जम जाता है। तो मैं दाई को बोली, दाई प्लीज़, दाई मैं रिक्वेस्ट कर रही दाई से कि दाई प्लीज़ बस एक ही पिक्चर आप निकाल दो मेरी, और मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर जैसे तैसे दाई ने खुद के हाथ को ऐसे रफ़ किया और थोड़ा ऐसे गर्म किया। फिर दाई ने मेरा 2 या 3 मिनट की मेरा वीडियो बनाया, बस वीडियो, ये फ़ोटो तो नहीं। फिर उसमें ही मैंने फ़ोटो लिया, और मैंने दाई को बोला कि दाई प्लीज़ आप मेरा फ्लैग के साथ निकाल दो, फ्लैग का भी तो ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की फ्लैग के लिए मैं दुनिया की सबसे ऊँचे शिखर पे आई हूँ, क्योंकि भारत का तिरंगे से ही हमारी पहचान है। तो दाई को मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर दाई ने एक और छोटा सा बनाया मेरा वीडियो। फिर मेरे हाथ पूरा फ्रीज हो गया था, क्योंकि काम करना बंद कर दिया। फिर दाई ने बहुत ऐसे हिट किया, मुझे मारने लगे और मेरा हाथ एकदम ब्लैक होने लगे। फिर दाई ने मुझे पुश किया, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाई वहाँ पे। मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं जो व्यू मैंने देखा था हिलेरी स्टेप पे, इतना सुंदर व्यू था वो, आंखों में मतलब अभी भी नहीं जा नहीं सकता, और उसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। मैंने दाई से बोला कि दाई आप मेरा एक पूरा वीडियो बना दो, पर दाई बहुत चिल्लाने लगे कि आपका फिंगर कट जाएगा, आपको बस वीडियो, आप यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ, वो मुझे ऐसा बोलने लगे। दाई थोड़ा आगे गया, फिर दाई ने, मैंने कि हाँ ठीक है दाई मैं आती हूँ, मुझे नहीं चाहिए वीडियो। फिर हम लोग नीचे आ गए। तो -40 से लेकर -45 डिग्री या 50 डिग्री टेम्परेचर उस मई के महीने में होता है, जब माउंट एवरेस्ट पर जो पर्वतारोही है वो जाते हैं। अदरवाइज़ वहाँ से 80, -80, -90 डिग्री साल भर टेम्परेचर रहता है। तो -40-45 डिग्री में जब आप ग्लव्स उतारेंगे, जैसा अंजना जी बता रही हैं कि जो आपकी हाथ की उंगलियां वो जम जाती है, अभी भी जब वो लौट कर आई तो उनका इलाज चल रहा है, उसी हाथ की उंगलियां अभी भी उनकी उतनी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई हैं। तो ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में जाना और उसका सपना देखना, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंजना जी, ये जो माउंट एवरेस्ट पर जाने का सपना है वो कहाँ से देखना शुरू किया? ये तो बात हुई वहाँ पहुँचने की, लेकिन कहीं ना कहीं से हर सपने की शुरुआत होती है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, सेमरी गांव है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और वहाँ पे ऐसा मैं गांव से ही पढ़ी हूँ अपने चाचा जी की स्कूल में। तो हम लोग 5 बहन भाई हैं, बाकी तो सब मेरे मतलब बहन भाइयों को सबको शहर में पढ़ाया गया, और मैं ही थी जो गांव में, क्योंकि मैं दादी की लाडली थी, तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। तो फिर
फिर मम्मी भी फिर बोलने लगी और पापा कि हाँ ठीक है, ये यहीं से पढ़ लेगी इस टाइप से। फिर जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए तो मैंने भी थोड़ा जिद करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, मुझे भी शहर के स्कूल में पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना गांव के स्कूल में, और मुझे भी इंग्लिश मीडियम में जाना है और मुझे भी इंग्लिश पढ़ना है इस टाइप से। क्योंकि मैं बचपन में देखती थी और गांव में तो इतनी फैसिलिटी नहीं होती, और गांव में निकलने भी नहीं देते बच्चियों को, मतलब उतना ही लिमिटेड, आप बस स्कूल गए और स्कूल तो पास में ही रहता है, वो भी चाचा का था तो इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया। मतलब गांव में सोच हम बदल नहीं सकते उस टाइम पे लोगों की। तो मैं ना अक्सर टीवी और न्यूज़पेपर में देखती थी कि बच्चे मेडल पहन रहे हैं, न्यूज़पेपर में उनका नाम आ रहा है मेडल पहनते हुए, तो वो मेरे माइंड में था कि मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मुझे भी मेडल पहनना और न्यूज़पेपर में आना है। तो फिर मैंने शहर में आई, फिर शहर में थोड़ा मेरे जो टीचर थे, मैंने उन लोगों से पूछा कि खेलते कैसे हैं, मेडल कैसे पहनते हैं, क्योंकि कोई अच्छा गुरु नहीं मिला और स्पोर्ट्स वाला कोई कोच नहीं था। फिर उसके बाद 11th-12th हो गया और फिर उसके बाद मैं कॉलेज में आई, मैंने बीटेक किया। फिर वहाँ से मेरा 2018 से मेरा स्पोर्ट्स लाइन स्टार्ट हुई और सबसे पहला गेम मैंने कबड्डी खेला, उसमें मैंने मेडल लेके आई मैं। फिर उसके बाद मैंने 22 नेशनल खेली यूनिवर्सिटी में, तो कबड्डी, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, हैंडबॉल, खो खो, ऐसे करके मैंने लगभग मतलब सारे ही गेम खेले हैं। और एक मेडल आना एक परमिशन थी मेरे घर में, क्योंकि गांव में इतना बच्चों को परमिशन नहीं दिया था। अगर आप स्टेट जीत गए हैं तो आपको दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको परमिशन तो चाहिए, तो उसके लिए आपको मेडल आना बहुत ज़रूरी था। तो वो मेडल मेरा बहुत काम का था, क्योंकि मैं बस देखती थी ट्रॉफी रखी रहती थी ना, तो ये मेरे माइंड में बस ये चलता था, अगर मैं ग्राउंड में खेलने आई ना, ये ट्रॉफी मेरे नाम की है मुझे इसको लेके जाना है। तो ग्राउंड में पूरा अपना जी जान दे के अच्छा खेलना, पूरे टीम को जिताना, तो वो मेरा परमिशन मिलता गया। ऐसे करके मैंने 23 स्टेट घूम लिए, क्योंकि मैं गांव में इतना अच्छा मुझे कोई गुरु भी नहीं मिला कि मेरे को अच्छा नॉलेज मिली हो, या फिर स्कूल भी मेरा छूट गया था तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाई, क्योंकि बचपन में जो बेसिक चीज़ सिखाई जाती है वो हम बड़े में नहीं सीख पाते। तो जो चीज़ मैंने घूमकर स्टेट में मैं गई हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मैंने शायद बुक में जो पढ़ा ना, वो मैंने नॉलेज गेन नहीं किया, जितना मैंने बाहर घूम के, बाहर की दुनिया देख के मैंने सीखा। क्योंकि गांव से निकल के हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हम शहर आ गए हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। उस टाइम पे तो हमारे लिए ट्रेन में बैठना भी बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद मैंने एक गेम था, तो उसमें चीफ गेस्ट में हमारे MP के माउंट एवरेस्ट आए थे, तो उन्हें एक बात बोल दी थी कि आज तुम लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हो ना, ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएं। तो उस टाइम से मेरे माइंड में यही चीज़ आ गई, तो मुझे भी करना है ऐसा कुछ कि लोग मेरे लिए ताली बजाएं। तो फिर उस टाइम से मैंने, उसी दिन से मेरा सर, मतलब मेरा कोच और मेरा जो गुरु है ना, मैं तो अपने यूट्यूब से ही कहूँगी, यूट्यूब ही मेरा गुरु है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। स्पोर्ट्स में कोई भी मेरा कोच नहीं था कि गेम खेलने के लिए, या कबड्डी कोच या हॉकी या बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, सब मैंने यूट्यूब से ही मतलब सीखा। बोलते हैं ना कि मोबाइल का सही यूज़ करना, तो मेरा मोबाइल का वही सही यूज़ था, क्योंकि मोबाइल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फिर उसी दिन से मैंने सारा गूगल पे सर्च करना कि माउंटेन कैसे चढ़े जाते हैं, माउंटेन होता क्या है। इतना बेसिक चीज़ मैंने पढ़ी नहीं थी उस टाइम पे पहाड़ों के बारे में, पर वहाँ से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि हाँ, ये बहुत डिफरेंट है। और जो गांव की बच्चियाँ फेस करती हैं ना, जो मैंने फेस किया ना, वो शायद वो नहीं करेंगी अगर हम उनको ये चीज़ समझाएंगे कि अब जैसे जो चीज़ मैंने फेस किया है ना, अगर मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी तो वो शायद अब अच्छा कर लें, छोटी एज में अच्छा कर सकती हैं। हमारी उस टाइम पे हमें अच्छा करना, हम नहीं कर पाए, लेकिन बड़ी एज में हम, मान लो कि जब कॉलेज में आए तब हमने स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया। लेकिन अभी जो बच्चे हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि नहीं, तुम्हें जो गेम पसंद है आप चॉइस कर सकती हैं, आपको अपनी कैपेसिटी पता चल जाएगी, आप कौन सा गेम अच्छा खेलती हो, तो आप स्टार्टिंग से बेस्ट कर सकती हो। तो वो मेरे माइंड में आ गई थी, हाँ कुछ तो ऐसा करना कि मैं बच्चों को बाहर निकाल सकूं, गांव की बच्चियों को। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि हाँ, मुझे विश्व की सबसे ऊंचा शिखर पे ही जाना है, माउंट एवरेस्ट। फिर मैंने ऋषिकेश गई, ऋषिकेश में मैंने छोटे छोटे कैंप किए, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। फिर उस टाइम से जब मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था ना सर, उस टाइम से मुझे ये फील हो गया था कि मैं इसी काम के लिए बनी हूँ, मेरी जो बॉडी है वो स्पोर्ट्स के लिए ही बनी है। मैं शायद पढ़ाई कर सकती हूँ पर इतनी अच्छे से नहीं कर सकती, मैं इंजीनियर बन सकती हूँ, लेकिन जो मैं स्पोर्ट्स में बेस्ट कर सकती हूँ ना, वो शायद वहाँ नहीं कर सकती। तो मैंने अपनी स्पोर्ट फील्ड चॉइस किया। फिर मैंने सारे बेसिक किया मैंने दार्जिलिंग से,
और फिर मैंने एडवांस किया अटल बिहारी वाजपेयी से, और फिर ऐसे करके मैंने 20 माउंटेन क्लाइंब किए सर। सबसे पहले मेरा हाईएस्ट पीक का यूनाम पीक था 20,000 फीट। उस टाइम से मुझे फील हो गया था हाँ मैं 20,000 कर सकती हूँ ना, तो मैं 22,000 भी कर सकती हूँ। 22 का हाँ मैं 24,000 भी कर सकती हूँ। मतलब कैपेसिटी पता चला अपनी बॉडी की कि हाँ हम ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने 3 इंटरनेशनल किए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। वहाँ के सबसे ऊंचे जो शिखर है उस पर मैंने अपने भारत का तिरंगा लहराया। तो मुझे बहुत खुद में एक फील होता है उस टाइम जब हम हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाते हैं ना, तो खुद से एक अंदर से आवाज़ आती है प्राउड माई सेल्फ कि हाँ हम भारत का तिरंगा इतनी ऊंची शिखर पर लहरा रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है कि हम अपने भारत को दूसरे देश में जाके अपने भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो पल, वो खुशी का पल बहुत अलग होता है सर। तो उस टाइम से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था ये सारे गेम। और फिर अभी मैंने रिसेंटली फिर मई में सर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। फिर उससे पहले फिर मेरा शादी हुआ 2024 में 30 जनवरी को। और मेरा जो टारगेट था माउंट एवरेस्ट का सर वो मेरा 2024 में ही था। मेरी तैयारी चल रही थी पूरा, और पर सडनली ऐसी सिचुएशन आई क्योंकि बहुत सारी प्रेशर भी था पेरेंट्स के ऊपर कि बच्चे की शादी नहीं कर रहे हो, ये पहाड़ चढ़ा रहे हो, क्या है ये पहाड़ वहाड़, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सुनने को मिलता था पेरेंट्स को। तो फिर एक दिन सोचा कि यार इतना मैं तो चली जाती हूँ पहाड़ों में, पर पेरेंट्स को सुनना पड़ता है मेरे वजह से। मैंने अब कर ही लेते हैं शादी, जो होगा देखा जाएगा इस टाइप से। तो फिर मैंने बोला, रिश्ता आया तो फिर मेरे जो हस्बैंड थे मतलब जो देखने आए, तो मैंने उनको यही चीज़ बोली कि मेरा तो ये फील्ड है मेरा, और मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है। अगर आप मेरे को परमिशन देते हैं तो मेरे तरफ से तो ओके है, मतलब इस टाइप से मैंने बोला कि हाँ। फिर उन्होंने भी बोला ठीक है। उन्होंने मेरे से बोला कि और कुछ आपको नहीं पूछना। मैंने कहा नहीं मेरे लिए ये ठीक है। फिर उसके बाद शादी हुआ 30 जनवरी को। फिर तैयारी तो चल ही रही थी, पर सडनली फैमिली में सिचुएशन ऐसा आया कि मेरा फादर इन लॉ को पैरालाइज हो गया। तो फिर उनका भी फैमिली भी पहले है, तो फैमिली का भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली है तो हमें, और उनके सपोर्ट से ही आज हम यहाँ हैं। तो मैंने 1.5 साल के लिए अपना फील्ड छोड़ दिया था, और मैंने सोच भी लिया था कि अब सही नहीं हो पाएगा माउंट एवरेस्ट, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हैं। पूरा शादी के बाद एक लड़की के लिए सर पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि शादी से पहले हम एकदम फ्रीडम होते हैं, मतलब फ्री लाइफ, कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं। हेडेक नाम का चीज़ क्या होता है हमको तो पता ही नहीं था। शादी के बाद पता चलता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तब। और वो छोटी छोटी बात में आपको खुद को नहीं पता चलता कि आप किस चीज़ का आप टेंशन ले रहे हो, आपको खुद को नहीं पता होता, लेकिन वो ऑटोमेटिक टेंशन बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और शादी से पहले ऐसा था कि कब घर जाना है, मम्मी है पापा हैं सारा, पर ससुराल में आपको एक होता ना संस्कार, तो वो भी हम छोड़ नहीं सकते। पेरेंट्स ने इतने सारे संस्कार, फिर ससुराल में वो सब, क्योंकि वहाँ पे तो सब लोग नए हैं हमारे लिए, तो हम किसी को इतने अच्छे से जानते भी नहीं हैं, और अभी तो हमें 2 दिन ही हुआ आए। तो इस टाइप से वो भी सारे हमें रूल फॉलो करना है अपने ससुराल के, जो हमारे संस्कार हमें दिए गए वो भी ज़रूरी है हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारे ससुराल के लिए भी। तो वो सब मेरा छूट गया। फिर माउंट एवरेस्ट मैंने छोड़ दिया कि अब नहीं हो पाएगा, अब तो गया, मतलब इस टाइप से। बस मन में थोड़ा गिल्ट रहता था कि मतलब इतना मेहनत किया, मतलब इतनी साल लगा दी, मतलब 6-7 साल हो गई है मेरे को, और मतलब एक ही ड्रीम था कि माउंट एवरेस्ट जाना। उसके बाद तो इतना कुछ सोचा नहीं था कि कुछ करना और बच्चियों को आगे निकालना है। अगर माउंट एवरेस्ट इसलिए मेरे को जाना था सर, क्योंकि अगर मैं बच्चों को आज भी ट्रेनिंग दे सकती हूँ, और देती भी हूँ कुछ कुछ स्कूल और या कॉलेज में, पर जो गांव के बच्चे हैं उनको निकालने के लिए तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना सर, कि अगर वो मुझसे पूछेंगे कि दीदी आपने क्या किया, तो मैं उनसे कह सकती हूँ कि हाँ मैंने विश्व की सबसे ऊंचे शिखर पर अपने भारत का तिरंगा फहराया। तो उनको भी एक लगेगा कि क्या है क्या नहीं, तो इसलिए मैंने वो चीज़ चॉइस किया। तो फिर उसके बाद सर मेरा ये लगा था कि नहीं हो पाएगा शादी के बाद, पर मेरे हस्बैंड को लगता था कि ये टेंशन लेती है कि मेरा छूट गया इस टाइप से। तो उस टाइप तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर ऐसा हुआ कि सर अगस्त में मेरा फादर इन लॉ अच्छे हो गए थे, ठीक हो गए थे, बट सडनली उनका डेथ हो गई उनकी अगस्त में। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकती हो। मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैंने कहा यार मेरी फिटनेस ही नहीं है, अब तो 0 हो गई है, और मैं बहुत हेल्दी हो गई थी सर, तो मैं कैसे कर पाऊँगी, ये सब तो नहीं हो पाएगा मुझसे, और अब तो बहुत टाइम लगेगा, अब तो मैं जब 45 प्लस में हो जाऊंगी ना तब करूंगी, अब मेरे को नहीं करना इस टाइप से। फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे पुश किया कि मैं ट्रेनिंग कराऊंगा तुम्हें, तुम करो,
कैसे नहीं, तुम कर लोगी, मुझे पता है तुम कर लोगी। फिर मैंने सर धीरे धीरे अपना रनिंग स्टार्ट कर दिया। मेरे जिम जाती थी पर मन नहीं लगता था, वो बस नाम के लिए जाती थी पर मन लगता ही नहीं था कि करना है इस टाइप से। फिर मैंने हमारा एक ग्रुप था पेडल टू प्लांट, साइकिल ग्रुप था, वो भी एवरेस्टर हैं निशा मैम। तो उनका कॉल आया मेरे पास कि हम लोग साइकिल का ऐसा ऐसा है, आप अपन लोग अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात साइकिल करना और उसमें 1 लाख वृक्षारोपण भी लगाना है, और ये फिट इंडिया नरेंद्र मोदी जी का जो चल रहा है अभी साइकिल अभियान, उससे भी कनेक्ट है। तो मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, पर मैंने सोचा यार शादी के बाद 2 महीने का कौन मुझे जाने देगा इस टाइप से। बट मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा ऐसा है, उससे मेरे को पता चलेगा कि मेरा बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी बची है। पहले तो तैयारी थी तो इसलिए था कि हाँ मैं कर लूँगी, बट अभी तो 0 है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा ऐसा है, पर बोलने लगे 2 मंथ तो बहुत होते, 2 मंथ घर से जाना और फैमिली को छोड़ना। पर मैंने उनको रिक्वेस्ट बोला कि हाँ मैं मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करूँगी, आप यही सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पे करें। हाँ तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ तुम कर लो, चली आओ। फिर मेरे पास उस टाइम पे साइकिल भी नहीं था क्योंकि बहुत पहले साइकिल चलाया था। फिर साइकिल दिलाया उन्होंने मुझे, फिर मैंने साइकिल ख़रीदा सर। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए गुजरात से हम लोग वहाँ पे सॉरी अरुणाचल प्रदेश से हम लोगों ने सर स्टार्ट किया साइकिल हमारा। हमने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हमने डेडिकेट किया था उनकी 150 एनिवर्सरी को। फिर वहाँ से हम 31 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट किए सर, और 31 दिसंबर को हमने गुजरात में एंड किया। हमने 7 स्टेट क्रॉस किए सर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में हमारा ये एंड हुई साइकिल यात्रा। और पूरे उस अरुणाचल प्रदेश से जो स्टार्ट किया था उस पूरे 100 गांव हम लोग क्रॉस किए हैं, 100 सिटी हम लोग क्रॉस किए सर। उन 100 सिटियों में हम वृक्ष लगाते हुए आए। 1 लाख हमने वृक्षारोपण का हमने संकल्प लिया था हमारी टीम ने और हम लोगों ने। और वहाँ पे भी जितने भी स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे थे उनसे हम मिले, उनको मोटिवेट स्पीच दिया, उनको बाहर कैसे आप कर सकते हो, आप कैसे बाहर निकल सकते हो। सारे स्कूल में जितने भी 100 सिटी हमने क्रॉस किया, और इन कैंपस हमने प्लांटेशन किया सर, क्योंकि कहीं पे लगाएंगे तो केयर नहीं होगा ना प्लांट का। तो इन कैंपस सिटी उन बच्चों को भी बोला कि आप इनका केयर करना, इनको बड़ा करना, और हमको फ़ोटो भेजना, और वो लोग भेजते भी हैं सर आज कितने बड़े हो गए हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है सर। फिर फाइनली 4600 किलोमीटर की मेरा साइकिल कंप्लीट हुआ। उस टाइम मेरे को लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि साइकिल में हम लोग 10 से 12 घंटे कंटिन्यू चलाना, क्योंकि एक दिन में हम 170 किलोमीटर साइकिलिंग करते थे, कभी 130 करते थे, कभी 145, 185 भी करते थे। तो उससे हमें मेरे को अपनी कैपेसिटी पता चल गई थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर मैं जनवरी में आई सर। फिर जनवरी में अब 2 मंथ वहाँ पे चले गया। फिर उसके बाद अब 1 मंथ बचा मेरे पास। अब उसमें आपको स्पॉन्सर भी चाहिए। अब 40 लाख रुपए आप कैसे करोगे, और जब तक आपकी जूतियाँ नहीं घिस जाएंगी तब तक तो आपको स्पॉन्सर कोई देगा नहीं। तो सर वही बहुत जगह अप्लाई किया मैंने, नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरे पास बस जनवरी का ही मंथ था सर। मैंने जनवरी के पूरे मंथ में सर मेरे को मैं सुबह 4 बजे से उठती थी, 10 बजे तक मेरा प्रैक्टिस चलता था सर। तो प्रैक्टिस में मेरा 10 किलोमीटर रनिंग करना, कभी 12, कभी 42 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर रनिंग करना 20 kg का बैग लेके सर, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना है और पानी की बोतल, तो वो आपको हैबिट होना चाहिए। तो वो मैं वेट लेके रनिंग करती थी सर। मतलब भोपाल में शायद हो मैंने कोई सी गली हो जहाँ मैंने रनिंग नहीं किया, और जैसे और वो वाला जो रूट था ना मेरा साइकिल वाला, जितने भी मैंने स्टेट किए ना वहाँ पे पर डे मेरा था कि मैं 10 किलोमीटर रनिंग करती थी और फिर उसके बाद मैं साइकिल चलाती थी। तो मेरे को पता चल गया था कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी हो रही है। और फिर उसके बाद मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया और मैंने कंपनी से बात किया। मैंने फिर 15 जनवरी के बाद मैंने बात किया कंपनी को कि हाँ मेरे को माउंट एवरेस्ट जाना है, आप कितना पैसा है, आप कंपनी कितना ले रही। तो कंपनी बोलती है कि 40 लाख रुपए लगेगा। मैडम परमिट बढ़ गया है, परमिट का चार्जेस बहुत बढ़ गया है, हर चीज़ का चार्ज बढ़ गया। पहले बहुत कम था लेकिन इस साल 2026 में बढ़ा दिया गया है, जो नई सरकार आई है उसने। तो फिर मेरा 15 लाख तो फिक्स था कि एमपी गवर्नमेंट से मिल जाएगा, बाकी का मेरे को करना था। तो बाकी का मैंने बहुत सर घूमा इधर उधर, कहीं से मेरा हेल्प नहीं हुआ। तो मेरा अपने सीएम के उधर से मेरा बहुत ही हेल्प हुआ।
और फिर उसके बाद कुछ मेरे घर से मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि जितना कम पड़ेगा हम लोग देंगे, और मेरे फादर ने मेरी बहुत हेल्प की। तो ऐसे करके सर फाइनली हुआ, फिर फरवरी में मेरा तैयारी हुआ और अब 3 अप्रैल को मैं निकल गई सर। तो एक शुरुआत जो हुई थी, जो मोटिवेशन उन्हें मिला था उनके कॉलेज में, और जिनकी उन्होंने बात की थी कि आज आप मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, कल ऐसा काम करें कि कल लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, और वो उद्गार थे मध्य प्रदेश के पहले माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाले भगवान सिंह कुशवाहा के, जिनकी बात को अपने साथ जोड़ते हुए अंजना जी ने अपनी एक नई लाइफ चुनी और उस लाइफ के सहारे वे एवरेस्ट तक पहुंची हैं। तो ऐसा काम करने वाली प्रदेश की वे चौथी महिला हैं, चौथी मध्य प्रदेश की बेटी हैं, और हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में जिस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसके प्रति एक जिम्मेदारी उन्होंने निभाई 4600 किलोमीटर की साइकिल चलाकर, और ऐसे ऐसे काम वे करती जाती हैं और मोटिवेशन है आज युवाओं के लिए। और स्पेशली वे बात कहती हैं कि उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए जो घर से निकलना चाहती हैं, एक नए मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं, तो जो वो सवाल करेंगी अंजना जी से, वो सवाल का जवाब उन्होंने एवरेस्ट पर पहुंचकर दे दिया है कि मैं जब एवरेस्ट पर पहुंच सकती हूं, माउंट एवरेस्ट पर पहुंच सकती हूं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच सकती हूं, तो आप भी वो काम कर सकते हैं। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। समय की बाध्यता रहती है, किसी और अंक में और भी बातें आपसे जानेंगे, और आने वाले समय के जो भी आपके प्लान्स हैं आप उनमें कामयाब हों, और अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसमें आप हमेशा अग्रणी रहें और सफलता अर्जित करते रहें। तो दर्शकों, ये थी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली मध्य प्रदेश की चौथी बेटी अंजना यादव, और जो आने वाले समय में और भी ज़्यादा उपलब्धियों को अर्जित करें, ऐसी हमारी कामना है।